मिसबा ने तो कह दिया मैं कोई सफाई देने की कोशिश नहीं करूंगा, ना मैं सफाई देने आया हूं। और उन्होंने कहा कोरोना की वजह से बेसिकली ये परफॉर्मेंस हमारी ख़राब हुई है। तो अब सारा मलबा अगर कोरोना पे पड़ जाएगा तो फिर कोचेस का क्या काम है और प्लेयर्स का क्या काम है? वो खेलने के लिए भी कोरोना ही को भेज देते हैं, वही क्या नचा के रखा है सबको, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को। जी मिर्जा साहब, बहाना भी अच्छा है। जी अब्दुल रऊफ साहब, असल में दरअसल ये हुआ कि मिसबाउल हक की जो बॉडी लैंग्वेज कल बता रही थी, लगता ये है कि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी उससे तो यही अंदाजा हुआ कि उन्होंने कोरोना पे डाल दिया, बाबर आजम पे डाल दिया। अगर बाबर आजम नहीं खेला, आप भारत की एग्जाम्पल ले लें, भारतीय टीम 36 रन पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में, और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस विराट कोहली नहीं खेला। विराट कोहली के बगैर 1 टेस्ट मैच जीती और कल उसने ड्रॉ किया। तो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टीमों के लिए, लेकिन आप सब कुछ एक खिलाड़ी पर डाल देना, क्या बाकी 10 खिलाड़ी नहीं खेलते टीम में? कि वो नहीं थे तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई। मेरे ख्याल में मिसबा बैकफुट पर थे, और जो उनको 3 ताज पहनाए थे सितंबर 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हेड कोच, चीफ सिलेक्टर और उसके साथ साथ उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट बनाया था, 2 ताज तो उनके सर से उतर गए सर। अब 1 ताज बाकी है अब्दुल रऊफ साहब। ये फरमाइए कि वो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। कल का मैं देख रहा था स्कोर कि भारत ने तीसरा टेस्ट बचाने के लिए तकरीबन 350 रन कर लिए, और ऐसे में कि जबकि उनके 2 प्लेयर ज़ख्मी भी हैं, यानी जडेजा जो है वो भी ज़ख्मी है और पंत जो है वो भी पूरी तरह से फिट नहीं थे। पंत ने उसके बावजूद अब देखें कि कितनी लंबी इनिंग खेली और कितनी देर तक उसने बचाए रखा। तो ये मिसाल हमारे सामने मौजूद नहीं है, और बैटिंग ही ने उनकी बचाया हिंदुस्तान की। तो हमारी बैटिंग में आखिर आपके जैसे एक्सपर्ट के होते हुए हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बैटिंग की फिर खराबी है क्या बुनियादी तौर पे? देखें अब्दुल रऊफ साहब, बैटिंग की खराबी बुनियादी ये कि हमने बैकअप टैलेंट नहीं बनाया, और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करते हैं उनको हमने उनका ड्यू शेयर नहीं दिया। बजाय इसके कि हम उनको एनकरेज करते, हम हार के खौफ से डरते हैं। जब कोई भी टीम पाकिस्तान आती है तो बजाय हम यंगस्टर्स को ट्राई करने के, हम उन्हीं पुराने आजमाए हुए चेहरों को आजमाते हैं। बजाय होम सीरीज एक बेहतरीन मौका होती है कि खिलाड़ियों को, आप यंगस्टर्स को ग्रूम करना है तो उन्हें यहाँ मौका दें, और फिर जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहां हम यंगस्टर्स को मौका दे देते हैं। अब्दुल्ला शफीक की मिसाल हमारे सामने, आप देखें वो कितने धड़ल्ले से आया था, उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, फेल हो गया न्यूजीलैंड में। अब वो पीएसएल की भी किसी टीम में नहीं, हालांकि वो T20 स्पेशलिस्ट है, गुज़िश्ता सीजन में वो मुल्तान सुल्तान से था। तो बुनियादी रीजन हमारी यही है, एक तो हमारे बैट्समैनों का बैकअप टैलेंट नहीं है अब्दुल रऊफ साहब, और दूसरे हमारे यहाँ की जो विकेट्स हैं वो इस तरह की विकेट्स होती हैं कि जिन पर बैट्समैन रन्स के अंबार लगाते हैं, लेकिन जब बाहर की विकेटों पर खेलते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लें आपके, पाकिस्तान ने मिसबा की हेड कोचिंग में जो 3 सीरीज मुल्क से बाहर खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, तीनों में हमें शिकस्त हुई क्योंकि हमारे बैट्समैन अपने आप को विकेटों पर एडजस्ट नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ उसकी मेन रीजन यही है अब्दुल रऊफ साहब। मिर्जा साहब, अगर देखा जाए ज़्यादा नहीं जाते हैं, 2 साल कबल अगर देखा जाए हमारे T20 में अगर देखा जाए तो अनबीटेबल टीम थी हमारी। कमाल का वो था जिस तरह सरफराज को हटा दिया गया रास्ते से, कप्तानी थी, कब उन्होंने जिस तरह स्कोर किए वो भी आपके सामने हैं। तो एक तो ये मामला हो गया, मिसबाउल हक ने इस किस्म के डिसीजन ले लिए। दूसरा हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी जब नहीं होती तो रीजनल क्रिकेट भी उसके साथ बिल्कुल वो भी ऐसे ही लटक रही है। तो जब नए खिलाड़ियों के लिए दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, पुराने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ये है, तो क्या तो करेंगे हम आगे पीसीबी हमारे इन खिलाड़ियों से और हमारी टीम से? देखिए, इन्होंने जो T20 में सरफराज को, लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद के नज़दीक जो पहाड़ है वहाँ जो घर वाक़ है उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई, हालांकि मना किया अभी वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बनी गाला से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि सरफराज अहमद को कप्तान से हटाओ। लेकिन अंदरूने खाना लोग ये कहते हैं कि हमारे कप्तान, हमारे मुल्क के कप्तान नाराज थे कि सरफराज अहमद ने, उन्होंने मशवरा दिया था भारत के खिलाफ जो 2019 में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पाकिस्तान का मैच था, उन्होंने मशवरा दिया था कि टॉस जीतकर आप खुद खेलें, लेकिन वो भारत खेल गया और हम दबाव का शिकार हो गए। तो उसकी वजह से भी, लेकिन सरफराज के हटाने के बाद पाकिस्तानी टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो एक तरह से बरकरार नहीं रह सका, और नित नए तजर्बात, कभी अहमद शहजाद को लाए, कभी उमर अकमल को लाए, कभी एहसान अली को लाए, कभी उस्मान कादिर को, बहुत डिफरेंट उन्होंने चेंजेस किए, जिसकी वजह से हमारी टीम का कॉम्बिनेशन खत्म हुआ और हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अच्छा बेग साहब, एक बहस गर्दिश करी है, वो ये कि मिसबाउल हक एक अच्छे
खिलाड़ी थे या फिर एक कोच, या आप क्या समझते हैं, क्या कहा जा सकता है? देखिए मुनीज़े, आकिब जावेद सही तनकीद करते हैं। आकिब जावेद ने कहा उस दिन, उन्होंने लाहौर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ लाहौर, वहां बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिसबा को कोई, आप बताएं उनकी क्या क्रेडेंशियल्स है एज अ कोच, कि कोई भी दुनिया की टीम उन्हें एज अ कोच नहीं लेगी। ये पाकिस्तानी है कि जहां वो 1 साल पहले तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे और अचानक उन्हें हेड कोच बना दिया। उन्होंने लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया है, उनका कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तजर्बात तो हमारे मुल्क में ही होते हैं ना। तो मिसबाह अगर उनको चीफ सिलेक्टर बनाते वो उसके लिए आइडियल थे, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तान है, टेस्ट क्रिकेट के बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे। लेकिन अचानक उन्हें बजाय इसके कि वो चीफ सिलेक्टर उनको बनाते, कि वो जाते मुख्तलिफ मैदानों पर खिलाड़ियों को जज करते, उनकी कारकर्दगी और उसकी बेसिस पर टीम सेलेक्ट करते, उनको 3 ताज पहना दिए गए, जिसकी वजह से सारा ये मामला जो है पाकिस्तान की कारकर्दगी देखे ना। अब इस वक्त आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। अब आप अंदाजा लगा ले जी रऊफ साहब। बिल्कुल आप फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, 7वें नंबर पे है। हमसे नीचे से वेस्ट इंडीज है, हमसे नीचे से वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। यही सितम जरीफी है कि कहा आपसे 3-4 साल कबल हमें वो गुर्ज मिला था जो मिसबाह उल हक ने लिया था आईसीसी के हम टेस्ट रैंक। बेशक हम नंबर 1 टीम कुछ दिनों के लिए रहे, लेकिन रहे तो हैं। अब हमारी कारकर्दगी बिल्कुल जवाल पजीर है, जो लम्हे फिक्रिया है क्रिकेट के अरबाब इख्तियार के लिए। अच्छा मिर्जा साहब, ये फरमाइए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे आप नाम लेते हैं बार बार, कोई प्लेयर्स ऐसे जिनको आजमाया जाना चाहिए इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ, सॉरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ? देखें, अभी एक लड़का है सऊद शकील, उसने डोमेस्टिक सीजन में बड़े रन्स किए। कामरान गुलाम है, उसने रन्स तो किए, लेकिन वो गुज़िश्ता 2007 से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, तो 6-7 साल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। इनको मौके मिलने चाहिए। देखें, दुनिया में अब्दुल साहब यही होता है कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में 2-3 बरस अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो डोमेस्टिक की भट्टी में पककर कुंदन बन जाते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक इनिंग्स की बेसिस पर कि यंगस्टर आया, धड़ से उसको टीम में डाल दिया। तो हमारा कोई सिस्टम नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से हम प्लान करें, सिस्टम हमारा एक बने, तो हमें मौका मिलना चाहिए। सऊद शकील काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, मेरे ख्याल में उसको मौका मिलना चाहिए। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है नोमान अली, हर सीजन में वो आउट कर रहा है, उसको मौका मिलना चाहिए। सियालकोट का एक बैट्समैन है इमरान बट, उसने गुज़िश्ता सीजन में बड़े रन्स किए, उसको मौका मिलना चाहिए। उस्मान सलाउद्दीन एक सीजन कैंपेनर है, उसको मौका मिलना चाहिए। खुर्रम मंजूर को T20 में खिलाना चाहिए, हर साल रन स्कोर करता है। मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए पीसीबी को। क्या समझते हैं, क्या इतना कह देना काफी था कि हमें 18 दिन तकरीबन रेस्ट करने को दे दिया गया, इसी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए? क्या ये सफाई के लिए काफी है? वो जो एक कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसी को अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए कि जी हम क्वारंटीन में रहे। तो आप तो इंग्लैंड गए थे, वहां पर भी क्वारंटीन में रहे, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये जस्टिफिकेशन नहीं बनती टीम की मायूस कुन कारकर्दगी की, क्योंकि आपकी टीम ने जो क्राइस्टचर्च टेस्ट था उसकी पहली इनिंग में अच्छा परफॉर्म किया, 294 किए, तो फिर आपकी कहाँ गई वो क्वारंटीन का सारा मामला? फिर आपकी टीम ने T20 जीता, तो उस वक्त नहीं क्वारंटीन आड़े आ रहा था। मेरे ख्याल में ये जस्टिफिकेशन दुरुस्त नहीं लगती मुझे। ये मोहम्मद आमिर का कल वो चल रहा था टिकर के, मोहम्मद आमिर का इशारा दे दिया उन्होंने कि मोहम्मद आमिर की वापसी होगी, इसमें कोई सच्चाई है? अगर होगी तो वनडे में होगी, टेस्ट में तो नहीं हो सकती वो। नहीं रऊफ साहब, दरअसल मसला ये है कि मोहम्मद आमिर को पीसीबी के जो आला अरबाब इख्तियार है, वो उन्होंने उनको खुदा हाफिज कह दिया है। मिसबाह उल हक जो है वो एक तीर से 2 शिकार खेल रहे हैं। एक तो मिसबाह उल हक पे बहुत तनकीद की थी मोहम्मद आमिर ने कि मैं इस टीम मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकता। मिसबाह उल हक बैकफुट पर आए हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस का रुख जो है वो पीसीबी की तरफ मोड़ दिया जाए, गेंद उनके कोर्ट में फेंक दी जाए कि आमिर के लिए दरवाजे खुले। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आमिर तो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलने, लेकिन इस बात के इम्कानात कम नजर आते हैं कि उन्हें इस पीसीबी की मैनेजमेंट के होते हुए, एहसान मानी चेयरमैन है, वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनके होते हुए उनको जो है दोबारा टीम में लाया जाए। मिर्जा साहब, ये जो बातें हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, तो बड़ी अफसोसनाक है, क्योंकि जो शायकीन क्रिकेट है उनको काफ़ी उम्मीदें होती हैं अपने टीम से, क्योंकि जाहिर बात है ग्रीन जो यूनिफॉर्म है इसके साथ हमारी वैसे दिली लगाव है, मोहब्बत है वैसे भी, लेकिन इस किस्म की जो सियासत है जो बिल्कुल खोखला कर रही है पीसीबी को, तो कैसे निकाला जाएगा इस चीज़ को? क्योंकि खान साहब भी जब नए अपोजिशन में थे तो बड़े दावे थे, लेकिन अब देखते हैं कि वही चीज़ें, वही वो जो अपोजिशन में थे उस टाइम क्रिकेट कुछ बेहतर थी, अब हम देखते हैं कि बिल्कुल वर्स्ट किस्म की हो गई है।
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में हरमीत सियासत का हमेशा से अमल दखल रहा है। अब्दुल रऊफ साहब तो माशाल्लाह लिटरेरी आदमी है, सब पढ़ते रहते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। आप यकीन करें, जब 1952 में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच खेला और अब्दुल हफीज कारदार को कप्तान बने, तो उससे पहले पाकिस्तान की जो नॉन टेस्ट टीम थी उसके कप्तान थे मियां मोहम्मद सईद साहब मरहूम, जो यावर सईद मरहूम के वालिद थे। तो उस वक्त ऐसी सियासत हुई कि बागे जिना के बाहर मुजाहरा करा दिया गया मियां सईद के खिलाफ कि वो कप्तान बनकर भारत न जा सके, और वो नहीं जा सके, और अब्दुल हफीज कारदार कप्तान बनकर गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत 1952 से ही है, जब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में आया। सियासत का हमेशा से अमल दखल रहा है, लेकिन ये बात यकीनन बड़ी परेशान कुन है कि एक ऐसे वजीर आजम के जिसने वर्ल्ड कप जीता, दुनिया की तारीख में आज तक कोई टेस्ट क्रिकेटर वजीर आजम नहीं बना, इमरान खान साहब के होते हुए क्रिकेट जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, तो इसकी जिम्मेदारी उन पर तो आयद होती है, कुछ न कुछ उन्हें वक्त निकालना पड़ेगा। अच्छा बेग साहब, क्या समझते हैं, अगर हरमीत हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहे, मैदान में जाकर नाम रोशन करना चाहे, ग्रीन यूनिफॉर्म ग्रीन वर्दी की बात कर रहे हैं, पहन ले, तो क्या इसको चांस मिल जाएगा? मैंने माफी दे दो यार। बड़ों से नहीं बत पाया तो। हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ ना मुनीज़े, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज है उनको भी हक मिला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। क्रिश्चियन प्लेयर्स भी रहे हैं, पारसी प्लेयर्स भी रहे हैं, हिंदू फिरके से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स भी रहे हैं, तो हरमीत आ सकते हैं। अब हरमीत के बराबर में हमारे जो मशरकी पंजाब है, मशरकी पंजाब जो भारत का हिस्सा है, आप देखें कि हरभजन सिंह है वहाँ, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि उन्हें डीएसपी के ओहदे की ऑफर की गई थी पंजाब। मुझे कौन सा ओहदा मिलेगा? वो नहीं बने। बेग साहब क्या बेग साहब ये वो पहन पाएगा? नहीं, वो तो होता है ना हेलमेट, वो जो प्लेयर्स पहनते हैं, हरमीत कैसे पहनेगा? हरमीत पहन पाएगा? बांध लेते तो नॉर्मल है, क्योंकि हरभजन सिंह, सिद्धू पाजी सारे खेल चुके हैं। हमारा एक लड़का है महेंद्र पाल सिंह, जो खैर अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन वो भी अपनी बड़ी मेहनत करे, वो फास्ट बॉलर है। शायद मिर्जा साहब आपने नाम सुना होगा, महेंद्र पाल सिंह, जो ननकाना साहब जी मैंने देखा है। महेंद्र पाल सिंह लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करता है। और ये जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर्स की जो रंग बिरंगी पगड़ियां है ना, टर्बन्स, ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। किशन सिंह बेदी बड़े मशहूर थे, वो जो टर्बन पहना करते थे, पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपके टाइम के लिए।